नमस्कार मित्रों। आज का हमारा विषय है राजस्थान का इतिहास राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में। और राजस्थान के इतिहास राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में हमारी ये चौथी इकाई है, जिसका नाम है राजस्थान में किसान आंदोलन। और ये चौथी इकाई का पहला भाग है। ये विषय भी हमारा थोड़ा विस्तृत विषय है, लंबा विषय है, इसलिए इसको भी मैंने दो भागों में बांटने का निर्णय किया है। तो आज हम जो पहला भाग है, जिसमें किसान आंदोलन के जो कारण हैं और प्रमुख जो किसान आंदोलन है, जितना यहाँ हो सकेगा वो यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो इस बिंदु को यहाँ पर इसीलिए लिया है, जैसे मैंने हर बिंदु में आपको परीक्षा से संबंधित जो प्रश्न आए हुए हैं पिछले प्रश्न पत्रों में, उसके संदर्भ से ही मैं यहाँ पर इकाई के अनुसार आपको पाठ्यक्रम पूरा करवा रहा हूँ। तो इस इकाई से भी पिछले प्रश्न पत्रों में प्रश्न पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हम उन्हीं प्रश्नों पर चर्चा करते हैं कि वो कौन कौन से प्रश्न थे और कौन से किसान आंदोलन से या किस तरह से वो पूछे गए थे, उनकी प्रकृति क्या थी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आरपीएससी 2018 जो पिछली भर्ती थी फर्स्ट ग्रेड की, उसमें एक प्रश्न पूछा गया था इसी इकाई से कि भरतपुर का जाट नेता जिसने शेखावाटी के किसानों को कृषक आंदोलन के लिए प्रेरित किया। तो आप देख सकते हैं कि ये किसान आंदोलन से संबंधित ही प्रश्न है और ये गहराई में से पूछा गया एक प्रश्न था कि जो शेखावाटी किसान आंदोलन है उसमें कौन से भरतपुर जाट नेता ने आंदोलनकारियों को आंदोलन के लिए प्रेरित किया। तो हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो इतिहास की बुक है उसमें इसका जो जवाब है जो मैंने देखा वो है देशराज। लेकिन किन्हीं कारणों से या फिर किन्हीं बुक में इससे संबंधित सही तथ्य नहीं होने के कारण इसको स्टार दिया गया था, यानी इसको प्रश्न को डिलीट कर दिया गया था। लेकिन इसका जो मूल उत्तर देखेंगे तो होता है देशराज, क्योंकि मैंने बुक में पढ़ा है कि देशराज एक भरतपुर का प्रसिद्ध जाट नेता था। इन्होंने ही शेखावाटी के किसानों को आंदोलन के लिए प्रेरित किया था। तो एक प्रश्न तो ये 2018 में पूछा गया था और एक प्रश्न आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का जो जीके का पेपर था वो 2013 में भी इस टॉपिक से प्रश्न पूछा गया था। और उसमें पूछा गया था कि सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर मैंने कूट नहीं लिए हैं, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी घटना कौन से समय में हुई थी। तो एक तरफ आंदोलन और घटनाएं हैं और दूसरी तरफ घटनाओं के प्रारंभ होने का वर्ष है। तो सबसे पहला जो प्रमुख किसान आंदोलन है वो पहले नंबर पर है बिजोलिया, और इसकी शुरुआत होती है 1897 में। और दूसरे नंबर पर है सीकर। तो सीकर का जो किसान आंदोलन है वो होता है 1945 में। उसके बाद में है डाबड़ा। डाबड़ा जो है वो 1947 में, और जो चंडावल है वो 1922 में। इस तरह इनका जो मिलान था वो यहाँ पर किया गया है। तो इस तरह से ये दूसरा प्रश्न था जो इस टॉपिक से पूछा गया था। तो यहाँ सिर्फ बताने का यही है कि ये कितनी महत्वपूर्ण इकाई है और इसमें से प्रश्न बन सकता है। तो प्रारंभ करते हैं किसान आंदोलन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि शुरुआत में किसानों और राज्यों के मध्य कैसा व्यवहार था और इस किसान आंदोलन की ज़रूरत क्यों पड़ी, इस आंदोलन में लोगों ने हिस्सा क्यों लिया। तो सबसे पहले दे रखा है कि अंग्रेजी सत्ता की स्थापना से पूर्व किसानों का राज्य व जागीरदार से सीधा संबंध होता था। तो ये आंदोलनों के शुरुआत से पहले की बात है, जब अंग्रेजी सत्ता की स्थापना हुई भी नहीं थी या फिर हो चुकी थी। तो किसानों में जो अंग्रेज़ों का जो हस्तक्षेप था वो नहीं था। किसानों का जो सीधा संपर्क था वो राज्य और जागीरदारों से था। और उस समय राजा या जो जागीरदार हैं किसान या अन्य वर्ग की पूरी सुख सुविधाओं का ध्यान रखते थे। तो जो राजा या जागीरदार थे वो उस समय जब अंग्रेज़ों का कोई हस्तक्षेप नहीं था तो किसानों की समस्याओं का या फिर अन्य जो वर्ग हैं उनकी समस्याओं और सुख सुविधाओं का पूरा ध्यान रखते थे और आवश्यकता से अधिक कर नहीं लेते थे। तो जब तक ये स्थिति थी, ये परिस्थितियाँ थी, किसी भी आंदोलन की किसानों को आवश्यकता नहीं पड़ी।
इसी तरह 19वीं शताब्दी के मध्य तक किसान व शासक वर्ग के पारस्परिक संबंध सौहार्दपूर्ण थे। तो इन तीन बिंदुओं में हमने देखा कि जो 19वीं शताब्दी के मध्य तक यानी 1800 और 96-97 तक, क्योंकि 97 में फिर बिजोलिया किसान आंदोलन स्टार्ट हो जाता है, तो 19वीं शताब्दी के अंत तक किसान और शासक वर्ग का जो पारस्परिक संबंध था वो बिल्कुल ही सौहार्दपूर्ण था, मधुरतापूर्ण था। दोनों एक दूसरे के मदद करते थे और किसानों की यदि कोई समस्या होती थी, किसान परेशान होते थे, कोई अकाल पड़ जाता था या फिर किसी वजह से उनकी फसल नष्ट हो जाती थी, तो उनसे किसी प्रकार का कोई कर या लगान वसूला नहीं जाता था। तो इस तरह से सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार किया जाता था किसानों के साथ। लेकिन आगे हम धीरे धीरे जैसे समय बदलता रहता है तो आगे हम देखते हैं, तो इसीलिए इन चीज़ों को हम पढ़ेंगे। कृषक आंदोलन के कारण, कि किसान आंदोलन के क्या क्या कारण रहे हैं। तो सबसे पहला कारण है लगान का अत्यधिक बोझ और सत्ताधारी वर्ग के अत्याचार। जैसा हमने ऊपर देखा कि पहले जो सत्ताधारी वर्ग था, जमींदार और जो राजा था, वो सौहार्दपूर्ण व्यवहार करते थे, लेकिन धीरे धीरे किसानों पर इन सत्ताधारी वर्ग का अत्याचार बढ़ने लगता है और किसानों पर इन अत्याचार के साथ साथ जो लगान का जो बोझ है उसको भी बढ़ा दिया जाता है, और ये मुख्य कारण है किसान आंदोलन उठने का। अगला बिंदु है राज्यों द्वारा अंग्रेजी। ये मुख्य बिंदु है क्योंकि इसमें आपको सारी बात समझ में आ जाएगी कि किसानों को आंदोलन करने की क्यों ज़रूरत पड़ी। कि राज्यों द्वारा अंग्रेजी संरक्षण स्वीकार कर लेने के पश्चात शासक निरंकुश व स्वच्छंद जीवन व्यतीत करने लगे। यानी बाहरी राज्यों के, आपने इतिहास में पढ़ा भी होगा, हम भी पढ़ेंगे कि बाहरी राज्यों से हस्तक्षेप से बचने के लिए जो राजस्थान की जो रियासतें थीं, जो राजा थे, उन्होंने अंग्रेजी संरक्षण स्वीकार किया और जैसे ही उन्हें अंग्रेजों का संरक्षण मिला, उन्होंने स्वच्छंद तरीके से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। शासकों को इसके बदले निश्चित खिराज चुकाना होता था और इस स्वच्छंद जीवन जीने के बदले में जो राजा थे रियासतों के, वो अंग्रेजों को एक कर चुकाते थे जिसका नाम था खिराज। अतः शासकों ने जागीरदारों से निश्चित कर छटुंद नगद में लेना शुरू कर दिया। क्योंकि उन्हें अंग्रेजों को चुकाना था तो राजाओं ने वो जो चुकाने का जो कर था उसका भार जागीरदारों पे डाल दिया और उस लगान का नाम था छटून। जागीरदारों ने इस अतिरिक्त भार को किसानों पर डालना शुरू कर दिया और मनमाना कर और लगान वसूलना शुरू कर दिया, जिससे किसानों में असंतोष बढ़ने लगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि किसानों से जागीरदार लेते थे, जागीरदारों से राजा लेते थे, राजा अंग्रेजों को देते थे। तो इस तरह से मूल जो कारण रहे हैं वो रहे हैं अंग्रेज, क्योंकि अंग्रेजों ने इन रियासतों के राजाओं को स्वच्छंद जीवन व्यतीत करने के बदले इनसे पैसे लेते थे और राजाओं ने इस खर्च का वहन जागीरदारों पे डाल दिया और जागीरदारों ने इस खर्च को किसानों से लगान में वृद्धि करके, उनके कर में वृद्धि करके नए नए कर लगाकर वहाँ से वसूलना प्रारंभ कर दिया और इसी तरह से किसानों में धीरे धीरे असंतोष बढ़ने लगा। आगे हम देखते हैं कि अंग्रेज अधिकारियों के संपर्क में आने से जागीरदारों के रहन सहन में परिवर्तन होने लगा और उनके खर्चे बढ़ने लगे। ये दूसरा कारण है जिसका भार किसानों को लगान के रूप में वहन करना पड़ा। कि जैसे जैसे अंग्रेजी जो सत्ता है वो बढ़ने लगी तो जो जागीरदार हैं वो अंग्रेजी अधिकारियों के संपर्क में आने लगे और उनके रहन सहन से जो पश्चिमी सभ्यता थी उससे वो प्रभावित होने लगे और जागीरदार भी उनकी तरह जो जीवन शैली थी उसको अपनाने लगे और इस पश्चिमी जीवन शैली को अपनाने से उनके जो खर्चे हैं वो बढ़ने लगते हैं और इस अतिरिक्त खर्च का जो भार है वो भी वो किसानों से वसूलना प्रारंभ कर देते हैं। तो इसी वजह से किसान परेशान होते हैं और वो इनके प्रति जो आंदोलन है वो प्रारंभ कर देते हैं। अगला बिंदु है कि जागीरदारों द्वारा विवाह, जन्म, मृत्यु, त्यौहार आदि पर किसानों से विशेष अदायगी। यानी जागीरदार धीरे धीरे हर प्रकार का जो खर्च है, अपने जो पर्सनल जो खर्चे थे, जैसे उनका संतानों का विवाह करना, जन्म मृत्यु पर होने वाला जो खर्च है,
त्योहारों पर होने वाला जो खर्च है, वो सारा का सारा जो खर्च है वो ये सोचने लगे कि हमें किसानों से ही वसूलना है। तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि कई कारण रहे हैं जिससे किसान बहुत ज़्यादा परेशान होकर के इन आंदोलनों का सहारा लेते हैं। तो ये अगला बिंदु था जिससे स्पष्ट होता है कि किसान कितने परेशान थे और मजबूरन उन्हें ये आंदोलन करने पड़े। अगला बिंदु है, जैसे ऊपर वाले बिंदु में हमने बताया, जैसे गढ़ बनाने, जेवर यानी गहने बनाने, घास काटने, हल चलाने, शिकार पकड़ने आदि का खर्च जागीरदारों का किसानों पर डाला जाने लगा। तो ये हम बता ही चुके हैं कि जो जागीरदार हैं वो राजकीय खर्च के साथ साथ अपने जो पर्सनल खर्चे थे वो भी किसानों से वसूलने लगे थे। अकाल, महामारी या अन्य संकटों में भी लगान की वसूली कठोरता से करना। जैसे हमने स्टार्ट में पढ़ा था कि अंग्रेजी सत्ता के हस्तक्षेप से पहले अकाल, महामारी आदि में जो राजा और जो जागीरदार थे वो किसानों को अतिरिक्त जो भार है वो नहीं डालते थे और लगान में कुछ छूट भी प्रदान कर देते थे और एक उचित लगान उनसे ली जाती थी। लेकिन बाद में धीरे धीरे इनकी तानाशाही इतनी बढ़ गई कि अकाल हो, चाहे महामारी हो या फिर किसी दूसरे प्रकार का संकट हो, किसानों से हर तरह से कठोरता से ये जो लगान है वो वसूल करना प्रारंभ कर देते हैं। तो ये मुख्य कारण रहे हैं किसान आंदोलन के। इन्हें आप नोट कर सकते हैं क्योंकि तथ्यात्मक प्रश्नों में इन प्रश्नों को स्थान दिया जाता है कि किसान आंदोलन के प्रमुख कारण क्या रहे हैं। अगला एक कारण है, समसामयिक परिस्थितियां भी कारण रही हैं। समसामयिक का मतलब है तत्कालीन जो परिस्थितियां वो भी कारण रही हैं। उनमें मुख्य कारण है कि कृषि उत्पादन की वस्तुओं के मूल्य गिरने या बढ़ने, दोनों ही स्थितियों में किसान घाटे में रहते थे। तो उस समय चाहे वस्तुओं का जो मूल्य है वो बढ़े या घटे, दोनों ही स्थितियों में किसान घाटे में रहता था। मूल्य गिरने की स्थिति में प्रत्यक्ष रूप से वो घाटे में रहता था क्योंकि वस्तुओं के बदले उन्हें बहुत ही कम मूल्य दिया जाता था, और यदि वस्तुओं का मूल्य बढ़ जाता था तो उसका जो मुनाफा था वो सीधे रूप से जागीरदार जो होते थे वो लेते थे, किसानों का उनका लाभ नहीं मिल पाता था। तो इस तरह से दोनों ही स्थितियों में जो नुकसान था वो किसान को उठाना पड़ता था। अगला कारण है, जागीरी क्षेत्र में जागीरदार बहुधा स्वतंत्र होते थे, उन्हें शासकों के हस्तक्षेप का भय बहुत कम था, जिससे किसानों के साथ मनमाना व्यवहार करते थे। यानी इस पॉइंट का मतलब है कि जो किसान हैं उनका राजाओं के साथ सीधा संपर्क नहीं था। राजाओं ने अधिकांश जो अधिकार हैं वो जागीरदारों को दे रखे थे। इसी वजह से जो जागीरदार हैं उन्हें अपने जो ऊपर जो राजा होते थे उनका कोई डर नहीं था और वो मनमाने तरीके से किसानों के साथ व्यवहार करते थे और उनसे अपनी इच्छा के अनुसार कर वसूल करते थे और अपने जो नियम हैं उनको उन पर ज़बरदस्ती उनको थोपा जाता था। तो ये कई मुख्य कारण रहे हैं। अभी इसी में हम देखते हैं कि मुख्य जो भूमि का वर्गीकरण है उस समय, क्योंकि कई बार इनसे भी प्रश्न पूछा गया है, फर्स्ट ग्रेड में नहीं लेकिन दूसरे एग्जाम में, इसलिए मैंने इसको भी यहाँ पर शामिल किया है कि उस समय भूमि का जो मुख्य वर्गीकरण था वो दो प्रकार की भूमि में था, एक तो खालसा और एक जागीर भूमि। तो सबसे पहले देखते हैं कि खालसा भूमि कौन सी है। कि इस प्रकार की भूमि पर राज्य का सीधा नियंत्रण होता था। खालसा क्षेत्र के किसान जागीरी क्षेत्र के किसानों से अधिक सुखी थे क्योंकि इनके लगान की मात्रा निश्चित थी। तो आप देख सकते हैं, जैसे हमने ऊपर देखा कि यदि जागीरदारों को स्वतंत्र छोड़ा जाता था तो अपनी मनमानी करते थे, तो वहाँ उसी समय एक प्रकार और था, खालसा। तो खालसा भूमि पर जो नियंत्रण था वो सीधा राज्य का होता था और उन पर जो लगान थे उसकी मात्रा भी निश्चित थी। इसीलिए जागीरी भूमि के किसानों की तुलना में, दुखी तो वो भी थे लेकिन इनकी तुलना में ये जो किसान हैं वो इतने दुखी नहीं थे। और ये खालसा भूमि में उन्हीं भूमियों को रखा जाता था जिनसे अच्छी फसलें और आय के जो स्रोत हैं वो अच्छे होते थे। और दूसरी भूमि हम देख ही चुके हैं, जागीर भूमि, जो जागीरदारों के अधीन होती थी। यह भूमि सामंतों और जागीरदारों को राज्य की सेवा के बदले प्रदान की जाती थी।
जागीरदार इस भूमि से किसानों से मनमाना लगान वसूल करते थे। तो ये चीज़ें हम कारणों में पढ़ चुके हैं। तो आपको ये भी याद रखना है कि उस समय भूमि को दो भागों में बांट रखा गया था, एक तो खालसा भूमि और एक जागीर भूमि। दोनों की यहाँ व्याख्या मैंने आपको समझा दी है कि इनका जो प्लेटफॉर्म रहा, इनकी जो भूमिका रही है वो किस तरह की थी। तो ये थी हमारी मुख्य जो जानकारी, कारण और जो भूमि का वो वर्गीकरण है वो। अब हम देखते हैं जो प्रमुख किसान आंदोलन है, उनमें जो पहला हमारा प्रमुख किसान आंदोलन है, जिससे आपने देखा भी है कि कई बार प्रश्न पूछा गया है, वो है बिजोलिया किसान आंदोलन। और अभी हमारा जो 2013 वाला जो प्रश्न था, उसमें जो मैच वाला था, उसमें आपने देखा भी है कि किसान आंदोलन जो बिजोलिया है उसकी शुरुआत हुई थी 1897 में। तो जो मिलान वाले प्रश्न हैं उनमें आपको एक या दो ऑप्शन मिलाने से ही आपके जो नीचे ऑप्शन है उसमें से आपको जवाब मिल जाता है। तो आपको इन मिलान वाले प्रश्नों में एक या दो की सन भी अच्छी तरह से याद है, तो लगभग लगभग आपके प्रश्न के सही होने के जो चांस है वो बढ़ जाते हैं। तो आज का जो प्रमुख जो किसान आंदोलन है वो है बिजोलिया किसान आंदोलन। इसकी शुरुआत होती है 1897 में और ये समाप्त होता है 1941 में। लगभग ये 44 वर्षों तक चलने वाला एकमात्र आंदोलन है जो राजस्थान में सबसे लंबी अवधि तक चलता है। अब हम इसके बात करते हैं, इससे संबंधित जितने भी तथ्य हैं, इससे संबंधित जितने व्यक्ति रहे हैं। यहाँ पर आपको मुख्य रूप से बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित जो सन है उनको विशेष रूप से याद रखना है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि 1897 में स्टार्ट होता है और 1941 में समाप्त होता है। तो इस दौरान अनेक महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं, तो उनको हमें उनकी जो समय है, उनकी जो सन है वो भी याद रखनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उस समय बिजोलिया, उस समय का मतलब जब यहाँ पर किसान आंदोलन होता है, तो उस समय बिजोलिया उदयपुर राज्य की जागीर थी। यानी ये जो जागीरी थी ये उदयपुर राज्य के अधीन आती थी बिजोलिया। वर्तमान में यह स्थान भीलवाड़ा में स्थित है। और वर्तमान में बिजोलिया की बात करें तो जो भीलवाड़ा जो जिला है उसमें ये बिजोलिया नामक स्थान स्थित है, लेकिन उस समय ये उदयपुर राज्य के अधीन आया करता था। उस समय 87% भूमि जागीरदारों के पास और 13% भूमि महाराणा के नियंत्रण में थी। ये हम देख चुके हैं कि भूमि को मुख्य रूप से, इसीलिए मैंने आपको पहले ही समझा दिया है कि भूमि को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया था। तो ये 13% खालसा के अधीन आती थी और ये जो 87% है ये जागीरी के अंतर्गत आती थी। और आप देख सकते हैं कि जो इसकी जो सीमा है वो ज़्यादा यही थी, जागीरी भूमि उस समय ज़्यादा हुआ करती थी, इसीलिए ज़्यादा किसान परेशान थे। आगे हम बात करते हैं कि राज्य का जो प्रथम संगठित अहिंसक आंदोलन जो 44 वर्षों तक चला, वो एकमात्र किसान आंदोलन जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं वो है बिजोलिया किसान आंदोलन। तो ये राज्य का एक प्रथम संगठित आंदोलन है। तो इससे भी प्रश्न बन सकता है कि राज्य का प्रथम संगठित किसान आंदोलन कौन सा है, तो उसका जवाब होगा बिजोलिया किसान आंदोलन। और ये अहिंसक आंदोलन रहा है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई हिंसा नहीं हुई है। और देख चुके हैं लगभग कितने वर्षों तक चला था ये, 44 वर्षों तक। अब इसके हम चरणों की बात करते हैं। तो जो बिजोलिया किसान आंदोलन है वो 3 चरणों में चला था। तो हम सारे चरणों को यहाँ आज पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत ही मुख्य हमारा आंदोलन है। तो सबसे पहले हम प्रथम चरण की बात करते हैं। तो इसकी जो भूमिका बनी थी वो 1894 में बन चुकी थी कि 1894 में गोविंद दास की मृत्यु के बाद किशन सिंह जागीरदार बना। यानी 1894 में बिजोलिया जागीरी का जो जागीरदार था वो गोविंद दास था। उनकी मृत्यु हो जाती है और उनकी मृत्यु के बाद किशन सिंह को जागीरदार बनाया जाता है। उसने नीतियों में बदलाव शुरू कर दिया और यहीं से जागीरदारों और किसानों के बीच संघर्ष की शुरुआत होती है। जैसा हम कारणों में देख चुके हैं, तो इससे ये स्पष्ट होता है कि जो गोविंद दास थे वो किसानों के प्रति उदार थे और इसी वजह से 1894 तक किसानों के मन में कोई भी इनके प्रति कोई द्वेष भावना नहीं होती है
और ये आपस में मिलजुल कर और एक दूसरे का सुख दुख बांटकर जीवन यापन करते थे। लेकिन जैसे ही इनकी मृत्यु होती है तो किशन सिंह जागीरदार बनते हैं और इन्होंने नीतियों में बदलाव करके जो किसानों का शोषण है वो प्रारंभ कर देते हैं और यहीं से इस जो आंदोलन की है वो नींव पड़ जाती है, इसकी शुरुआत हो जाती है। अब हम इसकी जो मुख्य शुरुआत है वो 1897 से मानते हैं। तो 1897 में एक नुक्ता, जो देसी भाषा में हम नुक्ता कहते हैं और हिंदी भाषा में उसको मृत्यु भोज कहते हैं। तो 1897 में एक मृत्यु भोज के अवसर पर ऊपर माल के किसान, जो मुख्य रूप से धाकड़ जाति के थे, ये भी आपको याद रखना है कि बिजोलिया किसान आंदोलन में मुख्य रूप से कौन सी जाति के किसानों ने भाग लिया, तो वह है धाकड़ जाति, गिरधरपुरा ग्राम में एकत्रित हुए। तो 1897 में एक ऊपर माल, जो बिजोलिया का ही एक अन्य नाम है, उसका एक छोटा सा गांव था गिरधरपुरा, वहाँ पर एक मृत्यु भोज के अवसर पर ये सारे किसान इकट्ठे होते हैं। कब? 1897 में। इसीलिए इस आंदोलन की जो शुरुआत है वो 1897 मानी जाती है। वहाँ यानी गिरधरपुरा गांव में उन्होंने जागीरदारों की शिकायत महाराणा फतेह सिंह से करने के लिए नानजी और ठाकरी पटेल को उदयपुर भेजने का निर्णय किया। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो बिजोलिया है उस समय उदयपुर रियासत के अंतर्गत आता था। तो उस समय वहाँ के जो महाराणा थे वो थे फतेह सिंह। तो वहाँ पर उस जागीरदारों की जो शिकायत है वो करने के लिए दो व्यक्तियों को भेजने का निर्णय लिया जाता है, नानजी और ठाकरी पटेल। ये प्रश्न भी द्वितीय श्रेणी में पूछा गया प्रश्न था इतिहास से, और ये आपके भी कोर्स में है तो याद रखना है। इस घटना के कारण बिजोलिया के जो राव कृष्ण सिंह थे उन्होंने नानजी और ठाकरे पटेल को ऊपर माल से निर्वासित कर दिया। तो जो जागीरदार थे उनको जैसे ही पता चला कि ये मेरे खिलाफ शिकायत लेकर के महाराणा के पास जा रहे हैं, तो इस घटना से वो क्रोधित होते हैं, नाराज होते हैं और इन दोनों व्यक्तियों को वो ऊपर माल यानी बिजोलिया से निर्वासित कर देते हैं, निष्कासित कर देते हैं। बिजोलिया मेवाड़ राज्य का प्रथम श्रेणी का ठिकाना रहा है, जिसके जो संस्थापक हैं वो अशोक परमार थे। अशोक परमार जगनेर भरतपुर से राणा सांगा की सेवा में चित्तौड़ आया था। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो बिजोलिया है उसकी जो स्थापना करी थी वो थे अशोक परमार, और ये प्रथम श्रेणी का ठिकाना रहा है। और अशोक परमार के मूल स्थान की बात करें तो ये जगनेर भरतपुर से राणा सांगा की सेवा करने के लिए चित्तौड़ आए थे, और उसी समय इन्होंने बिजोलिया ठिकाने का जो गठन है, जो स्थापना है वो करी थी। 1903 में कृष्ण सिंह ने किसानों पर चौरी कर लगाया। तो ये मुख्य मुख्य जो घटनाएं हैं तो सन सहित मैंने आपको यहाँ नोट करवाने के लिए उनको शामिल किया है। तो अब बात करते हैं 1903 की। तो 1903 में जो तत्कालिक जो जागीरदार थे कृष्ण सिंह, उन्होंने किसानों पर एक नया कर लगाया, उसका नाम था चौरी कर। और इस चौरी कर की बात करें तो ये था कि लड़की की शादी पर किसान को 5 रुपये कर के रूप में जमा करवाना होता था। तो ये कर सिर्फ इसमें इतना याद रखना है कि चौरी कर कब लगाया गया, वो है 1903। इसका संबंध कौन से ठिकाने से है, तो जवाब हो जाएगा बिजोलिया। और चौरी कर किसने लगाया, तो उसका जवाब हो जाएगा कृष्ण सिंह। और चौरी कर क्या है, तो लड़की की शादी पर किसान को 5 रुपये कर के रूप में जमा करवाने होते थे। तो जो मुख्य मुख्य बातें हैं उन्हें हमें यहाँ याद रखना है। अब बात करते हैं 1906 में कृष्ण सिंह की मृत्यु हो जाती है। जो वहाँ के जो जागीरदार थे जिन्होंने चौरी कर लगाया था और नानजी और ठाकरे जी को निष्कासित किया था, उनकी 1906 में मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु होने के बाद में पृथ्वी सिंह बिजोलिया के यानी ऊपर माल के जागीरदार बन जाते हैं। और इन्हें जागीरदार बनने के बाद में 1906 में पृथ्वी सिंह ने भी एक जो लगान है वो लगाया था तलवार बंधाई, और उन्होंने जो लगान है उसकी जो दर है वो 50% कर दी थी, यानी आधी उपज की आधी लगान के रूप में वो वसूल करते थे। और यहाँ पे हमारा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो याद रखना है कि तलवार बंधाई कर किसने प्रारंभ किया था, तो जवाब हो जाएगा पृथ्वी सिंह। और कब प्रारंभ किया था, 1906 में। अब इसकी बात करें
कि तलवार बंधाई कर क्या होता था। जैसे चंवरी हमने देखा कि विवाह से संबंधित था, तो तलवार बंधाई नया जागीरदार बनने पर दिया जाने वाला एक कर था। जैसे ही किसी भी ठिकाने में कोई नया जागीरदार बनता था, तो उस नए जागीरदार के बनने पर किसानों से तलवार बंधाई नामक लगान वसूल की जाती थी, कर वसूल किया जाता था। तो ये थी 1906 की बात। अब बात करते हैं 1913। 1913 में आंदोलन का जो नेतृत्व है वो साधु सीताराम दास ने किया, और इसके जो सहयोगी रहे हैं वो है फतेहकरण ब्रह्मदेव। ये दो इनके मुख्य सहयोगी रहे हैं। तो यहाँ से प्रश्न बनता है कि 1913 में बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। ऑप्शन में आ सकता है जैसे विजय सिंह पथिक, साधु सीताराम दास, फतेहकरण ब्रह्मदेव। तो हमारा जवाब होगा साधु सीताराम दास। तो ये 1913 की बात है। 1913 में पृथ्वी सिंह की भी मृत्यु हो जाती है, और पृथ्वी सिंह की मृत्यु होने पर केसरी सिंह अल्पावस्था में जागीरदार बनता है। अल्पावस्था का मतलब कम ही उम्र में केसरी सिंह नामक व्यक्ति को वहाँ का जागीरदार बनाया जाता है। कब? 1913 में। 1906 में पृथ्वी सिंह बनते हैं और 13 में इनकी मृत्यु हो जाती है। और 1914 में किसानों को कुछ छूटें दी जाती हैं कि भू राजस्व का जो 2/3 था उसके स्थान पर 1/3 कर दिया जाता है। यानी 3 हिस्सों में से 2 हिस्से जागीरदार को देना होता था, उसको 2 की जगह 1 कर दिया जाता है। और उस समय जो चालू जो लगान थे जैसे टंकी, हालसा, पूला लाग, इनको समाप्त कर दिया जाता है। ये सारे के सारे आपको नाम याद रखने हैं, क्योंकि कई बार सीधा भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि टंकी क्या है, हालसा क्या है। फिर ऑप्शन में दे देता है किसानों से लिया जाने वाला कर, एक राजस्थानी परंपरा, एक वेशभूषा, या फिर गहना। तो हमें याद रखना है कि हालसा, पूला, ये सब उस समय की जो लगाने थी, जो कर थे, उनके नाम हैं। सहना, जो पुलिस द्वारा ली जाने वाली जो कीना का धान है उसको भी समाप्त कर दिया जाए। सहना का मतलब है पुलिस। तो पुलिस द्वारा उस समय एक लगान ली जाती थी जिसका नाम था कीना का धान, उसको भी समाप्त कर दिया जाता है। और इन्हीं घोषणाओं से जो आंदोलन है वो तनिक शांत हुआ। यानी जो प्रथम चरण इसीलिए माना जाता है कि 1914 में ये जो मुख्य जो बातें हैं, जैसे अभी ऊपर देखा कि कुछ चीज़ों में छूट दे दी जाती है, कुछ चीज़ों को समाप्त कर दिया जाता है। उसका आक्रोश, किसानों का जो आक्रोश है, गुस्सा है, उसको देख करके, और इसी वजह से जो आंदोलन है वो थोड़ा शांत हो जाता है। और इसी के साथ इस आंदोलन का जो प्रथम चरण है वो लगभग समाप्त हो जाता है। अब हम बात करते हैं 1916 से 22 की, और ये है दूसरा चरण। तो ये भी हमें समय सीमा भी याद रखनी है कि बिजोलिया किसान आंदोलन का दूसरा चरण कब प्रारंभ हुआ। तो उसका जवाब है 1916 से 1922। 1915 में साधु सीताराम दास ने विजय सिंह पथिक को आमंत्रित किया, और 1916 में उनका आगमन। तो इसीलिए इसको दूसरा चरण माना जाता है कि 1916 में बिजोलिया किसान आंदोलन में कौन शामिल हो जाते हैं? विजय सिंह पथिक, जो इस आंदोलन से संबंध रखने वाले प्रमुख व्यक्तियों में से एक है। यानी बिजोलिया किसान आंदोलन जो प्रसिद्धि प्राप्त करने का जो श्रेय जाता है, इसकी सफलता का जो श्रेय जाता है, वो मुख्य रूप से विजय सिंह पथिक को ही जाता है। इसीलिए इसको दूसरा चरण माना गया है, क्योंकि 1916 में विजय सिंह पथिक का इस आंदोलन में आगमन हो जाता है। विजय सिंह पथिक को टाटगढ़ जेल में डाल दिया गया, जहां से वो बच निकले। ये भी फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ एक प्रश्न है कि मिलान कीजिए, एक तरफ 4 व्यक्तियों के नाम हैं और एक तरफ जेल के नाम हैं। तो वहाँ पर विजय सिंह जी का भी नाम है कि विजय सिंह पथिक को कौन सी जेल में डाला गया? टाटगढ़ जेल में। उस प्रश्न को मैंने यहाँ इसलिए नहीं बताया क्योंकि हमारा एक अगला टॉपिक और है जिसमें हम अलग से विजय सिंह पथिक को पढ़ेंगे। वहाँ पर व्यक्तियों की जानकारी के बारे में ही हमें जानकारी प्राप्त करनी है। वहाँ 3-4 राजस्थान के जो क्रांतिकारी हैं उनके बारे में पूर्ण जानकारी हमें प्राप्त करनी है, वहाँ हम इस चीज़ को पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ भी विजय सिंह का इस आंदोलन से संबंध है, और इसी आंदोलन की वजह से उनको गिरफ्तार किया गया था, और उनको गिरफ्तार करके कौन सी जेल में रखा गया था? टाटगढ़ जेल में, जहाँ से वो किसी भी तरह से वहाँ से बच निकले थे। चित्तौड़गढ़ के ओछड़ी गांव में विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना की। यहाँ प्रश्न बनता है
कि विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना किसने की? तो इसका जवाब होगा विजय सिंह पथिक। कहाँ की? चित्तौड़गढ़ के ओछड़ी गांव में। 1916 में बिजोलिया में किसान पंचायत की स्थापना, और इन्होंने 1916 में बिजोलिया नामक स्थान पर ही किसान पंचायत की भी स्थापना करी। और 1916 के बाद में इस आंदोलन में जो सक्रिय व्यक्ति हैं वो थे माणिक्यलाल वर्मा, साधु सीताराम दास, भंवरलाल, प्रेमचंद भील, मोतीचंद और नारायण पटेल। इनको भी हमें याद रखना है, ये मुख्य सहयोगी रहे हैं इस आंदोलन में। जून 1922 में ठिकानों व किसानों द्वारा समझौता किया गया, लेकिन समझौता व्यवहार में लागू नहीं हुआ। और ये जो दूसरा जो चरण है वो 1922 तक ही चला था, क्योंकि यहाँ भी आप देख सकते हैं कि फिर किसानों के आक्रोश को देख करके, किसानों के असंतोष को देख करके दोबारा समझौते की आवश्यकता पड़ी। जिस तरह से 1916 में हुई थी उसी तरह से 22 में फिर आवश्यकता पड़ी, तो वहाँ पर समझौता किया। लेकिन ये जो समझौता किया गया था इसमें आश्वासन दिया गया कि तुम्हारी ये जो लगान है इनको कम कर दिया जाएगा, तुम्हें बहुत सारी जो लगान है, जो कर हैं, उनसे छूट दे दी जाएगी, लेकिन इनको व्यवहार में लागू नहीं किया गया। और फिर 1922 में उस समय के जो तत्कालीन एजेंट गवर्नर जनरल थे RI होलैंड, उनकी मध्यस्थता में समझौता किया गया, जिसमें 74 लगानों की सूची दी गई। यानी आप देख सकते हैं कि कितने उस समय किसानों पर जो लगान थी, जो कर थे वो थे। और इस समझौते में किसानों ने AGG होलैंड को 74 लगानों से अवगत कराया। 1923 में पथिक जी को गिरफ्तार कर लिया गया, और ये इसका जो दूसरा चरण है वो भी यहाँ पर समाप्त हो जाता है। अब शुरू होता है बिजोलिया किसान आंदोलन का तीसरा चरण 1923 से 1941। इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो प्रमुख रहा है वो पहला चरण रहा है, क्योंकि उसी में जो मुख्य मुख्य घटनाएं हैं वो घटित होती हैं। विजय सिंह पथिक द्वारा अजमेर से आंदोलन का नेतृत्व, यानी तीसरा जो चरण है उसका जो नेतृत्व करता है वो भी विजय सिंह पथिक है। और इस आंदोलन का जो नेतृत्व वो करते हैं वो कहाँ से करते हैं? अजमेर से। प्रताप, राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान आदि अखबारों पर रोक, ये हम पत्र वाला जो हमारा पार्ट था, वीडियो था, वहाँ भी पढ़ चुके हैं कि बढ़ते हुए आंदोलन को और बढ़ती हुई जागृति को देखकर, आक्रोश को देख कर के, और अंग्रेजी सरकार ने और रियासतों ने मिलकर के ये जो अखबार थे जो जन जागृति का काम कर रहे थे, प्रताप, राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान, इन सब अखबारों पर वो रोक लगा देते हैं। और कहीं ना कहीं जो किसान आंदोलन है उनके प्रचार में इन समाचार पत्रों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा था। ये चीज़ हम वहाँ भी देख चुके हैं। आगे हम देखते हैं कि तीसरे चरण में कि पथिक जी को फिर गिरफ्तार कर लिया गया और 1927 में उदयपुर में प्रवेश न करने की शर्त पर जेल से मुक्त कर दिया गया। यानी इनको वापस गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता है और इनसे एक शर्त रखी जाती है कि तुम्हें तभी जेल से रिहा किया जाएगा जब तुम उदयपुर में दोबारा प्रवेश नहीं करोगे। क्योंकि उदयपुर में मैंने आपको बताया भी है कि बिजोलिया किसान आंदोलन को सबसे ज़्यादा सफलता दिलाने का जो श्रेय है वो पथिक जी को है। इसीलिए उनसे शर्त रखी गई कि तुम यदि उदयपुर में प्रवेश नहीं करो तो तुम्हें जेल से रिहा कर दिया जाएगा। और इसी शर्त को मान कर के उनको 1927 में जेल से रिहा कर दिया जाता है। 1930 में आंदोलन का जो नेतृत्व है, क्योंकि उनको यहाँ से निकाल दिया जाता है, वो जमनालाल बजाज और हरिभाऊ उपाध्याय के हाथों में आ जाता है। ये 1930 की बात है। उसके बाद में 1939 में, यानी 30 से और 39 के बीच कोई महत्वपूर्ण घटना नहीं होती है और किसान जो हैं वो अपनी जो खोई हुई भूमि है उसको वापस प्राप्त करने के प्रयासों में लग जाते हैं और जो आंदोलन है उसमें शिथिलता आ जाती है। और 1939 में किसानों की जो भूमि है उनको वापस मिल जाती है। और अंत में 1941 में डॉक्टर मनमोहन सिंह मेहता की मध्यस्थता में किसानों व सरकार के बीच समझौता हुआ और यह आंदोलन समाप्त हुआ। तो आंदोलन की जो समाप्ति 1941 में होती है और किसानों और राज्य के बीच, सरकार के बीच जो समझौता करवाने वाले जो मध्यस्थ व्यक्ति रहे हैं उनका नाम आपको याद रखना है, वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह मेहता। तो इसी
समझौते के कारण 1941 में इस आंदोलन को समाप्त कर दिया जाता है। तो ये थी आंदोलन के महत्वपूर्ण चरण और घटनाएं। अब इनसे संबंधित कुछ और अन्य तथ्य हैं, उनको भी यहाँ देख लेते हैं। भोग, बांटा, नूत बराड़, इस्तमरारी, सिंगाटी लाग जो पशु लाग थी, खार लखार आदि लगानों के नाम हैं। यानी कुछ लगानों के नाम हम पढ़ ही चुके हैं और शेष मैंने आपको बता दिए हैं, क्योंकि इनको भी आपको याद रखना है, क्योंकि कई बार जो राजस्थानी शब्द हैं उनसे संबंधित प्रश्न भी आप देख सकते हैं, कई एग्जामों में पूछा जा चुका है और ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। जैसे वो पूछ सकता है बांटा क्या है, नूत बराड़ क्या है, तो आपको ये नोट करेंगे और पढ़ेंगे तो याद रहेगा कि ये बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित लगानों के नाम हैं जो ऊपर माल क्षेत्र से किसानों से वसूल की जाती थी। सभी का आपको नाम याद रखना है। तो ये अन्य तथ्यों में मैंने इनको शामिल किया है। अगला है, ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना हरियाली अमावस्या के दिन हुई थी। यानी किसान आंदोलन के वक्त ऊपर माल पंच बोर्ड की जो स्थापना है वो हरियाली अमावस्या के दिन हुई थी। बिजोलिया के किसानों की समस्या का अध्ययन करने के लिए गांधी जी ने अपने सचिव महादेव भाई देसाई को भेजा। यानी ये इतना प्रसिद्ध आंदोलन हो गया था कि इसका जो प्रचार है, इसकी जो जानकारी है वो पूरे भारत में फैल चुकी थी और कुछ किसान मिलकर के अपनी समस्या को बताने के लिए गांधी जी के पास भी गए थे और उन्हीं की बात मान कर के गांधी जी ने बिजोलिया के किसानों की समस्या का अध्ययन करने के लिए, जानकारी प्राप्त करने के लिए अपना एक जो सचिव था जिसका नाम महादेव भाई देसाई था, उनको भेजते हैं और ये महादेव भाई देसाई बिजोलिया आकर के वहाँ अध्ययन करते हैं और उन समस्याओं से वापस जाकर के गांधी जी को अवगत करवाते हैं। तो ये था आज का हमारा महत्वपूर्ण वीडियो राजस्थान में किसान आंदोलन। और आज हम किसान आंदोलन के कारण और केवल एक आंदोलन पढ़ पाए हैं, वो है बिजोलिया, क्योंकि इसके बाद जितने भी किसान आंदोलन हैं वो इतने बड़े नहीं हैं, तो हम उनको अगले वीडियो में शामिल करते हुए पढ़ लेंगे। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, इसकी जानकारी किस तरह की आपको लगी, उसके बारे में फीडबैक और कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। धन्यवाद।